लिख लिया समीकरण। तो उसके बाद लिखना यह तीव्रता का अधिकतम मान होता है तीव्रता का अधिकतम मान होता है अर्थात थीटा टेंडिंग टू जीरो केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति को बताता है। थीटा टेंडिंग टू जीरो केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति को बताता है। ग्रेटिंग, नेक्स्ट लाइन में लिखना ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम में रेखा छिद्रों की संख्या ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम में रेखा छिद्रों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण द्वितीयक उच्चिष्टों की तीव्रता इतनी कम होती है कि वे स्पेक्ट्रम में अदृश्य होते हैं। द्वितीयक उच्चिष्टों की तीव्रता इतनी कम होती है कि वे स्पेक्ट्रम में अदृश्य होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर इस तरीके से समझाई दी थी कि रेखा छिद्रों की संख्या ग्रेटिंग में बहुत अधिक होती है। जब नंबर ऑफ स्लिट ज़्यादा होंगे तो द्वितीयक उच्चिष्टों की तीव्रता क्या होगी, कम होगी, और इसीलिए वो स्पेक्ट्रम में अदृश्य होते हैं। तो द्वितीयक उच्चिष्ट अदृश्य होंगे और निम्निष्ट भी, जिनकी तीव्रता शून्य होती है, वो भी नहीं दिखेंगे। तो दिखेगा क्या, सिर्फ केंद्रीय उच्चिष्ट और मुख्य उच्चिष्ट। तो मुख्य उच्चिष्टों के लिए एन स्लिट में क्या कंडीशन थी, मुख्य उच्चिष्टों की, चाहे तो आप इस चीज को ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने आपको एन स्लिट से कौन का विभाजन बताया था, वहां पर ये चीज लिखवा दी थी लास्ट में। IS/I का जब रेशियो निकाला था ना, तो वहां मैंने ये चीज लिखवा दी थी आपको। अब देखो यहाँ पर ग्रेटिंग में सिर्फ हमें क्या दिख रहा है, केंद्रीय उच्चिष्ट और मुख्य उच्चिष्ट, यानी कि मुख्य उच्चिष्ट ही हमें स्पेक्ट्रम में दिखेंगे। तो मुख्य उच्चिष्टों की स्थिति के लिए रेखा छिद्रों से विवर्तन में मुख्य उच्चिष्टों की स्थिति के लिए E प्लस बी साइन थीटा किसके इक्वल था, प्लस माइनस एन लैम्डा। ठीक है, जहां पर E प्लस बी क्या है, ग्रेटिंग अवयव, या फिर आप देखो, या तो एन स्लिट बोले या फिर आप बोल सकते हैं ग्रेटिंग, क्योंकि ग्रेटिंग में ही क्या है, एन स्लिट बन रही है ना, तो आप ग्रेटिंग को क्या बोल सकते हैं, एन स्लिट बोल सकते हैं। और E प्लस बी क्या होगा फिर यहाँ पर, ग्रेटिंग अवयव या ग्रेटिंग अंतराल, और लैम्डा क्या है यहाँ पर, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। अब इसमें देखो यहाँ पर n इक्वल्स टू 0 हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरीके से। देखो जब आप n इक्वल्स टू 0 रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपने n इक्वल्स टू 0 रखा, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई जब होगी जब थीटा इक्वल्स टू कितना हो, 0 हो, और थीटा इक्वल्स टू 0 पर हमें क्या मिलता है, केंद्रीय उच्चिष्ट मिलता है। यानी कि ये कौन सा उच्चिष्ट है, n इक्वल्स टू 0 पर थीटा टेंडिंग टू 0, और हमें क्या मिलेगा, केंद्रीय उच्चिष्ट। तो n इक्वल्स टू 0 ऑर्डर का कौन सा होगा, केंद्रीय उच्चिष्ट होगा। उसके बाद n इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 पर प्रथम कोटि का उच्चिष्ट होगा, यानी कि ये होगा n इक्वल्स टू प्लस 1 और ये होगा n इक्वल्स टू -1, यानी कि केंद्रीय उच्चिष्ट के दौरान
ठीक है, इसी तरीके से जहां n इक्वल टू 0 केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति को बताता है, अब इसमें मैंने आपको एक लाइन और लिखवाई थी कि जो ग्रेटिंग है उससे वर्ण विक्षेपण की घटना का अध्ययन किया जाता है। तो ये लाइन आपको अभी समझ नहीं आई होगी, वर्ण विक्षेपण कैसे हो रहा है। देखो, जो ग्रेटिंग होती है, जैसे आपने वर्ण विक्षेपण वैसे पढ़ा है ना, प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण तो पढ़ा होगा कि जब इस पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो 7 रंगों में विभक्त होता है। ठीक है, तो 7 रंगों में अलग अलग विवर्तन कोण पर विवर्तित होते हैं, सातों कलर। वो किस पर डिपेंड करता है, वो अलग अलग कलर की तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। तो अलग अलग तरंगदैर्ध्य का प्रकाश अलग अलग विवर्तन कोण पर विवर्तित होता है प्रिज्म से। इसी तरीके से यहाँ पर है, अलग अलग तरंगदैर्ध्य का जो प्रकाश है वो अलग अलग विवर्तन कोण पर ग्रेटिंग से विवर्तित होगा। कैसे देखो, यहाँ पर देखो, जब आप n इक्वल्स टू 0 लेते हैं, n इक्वल्स टू 0 लिया तो इधर क्या मिलेगा, लैम्डा के सभी मानों के लिए थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 0। n इक्वल्स टू 0 पर लैम्डा के सभी मानों के लिए थीटा इक्वल्स टू 0 होगा और मिलेगा हमें केंद्रीय उच्चिष्ट। उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ना कि प्रथम मुख्य उच्चिष्ट भी नहीं मिलेंगे। अब यदि n इक्वल्स टू ±1 होता है, ठीक है, n इक्वल्स टू 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो उस केस में क्या होगा, लैम्डा पर डिपेंड करेगा थीटा का वैल्यू, लैम्डा पर डिपेंड करेगा थीटा का वैल्यू। जब लैम्डा होगा उसके बाद n इक्वल्स टू 2 होगा तो 2 लैम्डा होगा, 3 होगा तो 3 लैम्डा होगा। उस हिसाब से फिर इधर थीटा का वैल्यू भी चेंज होगा। तो भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य की तरंगें अलग अलग विवर्तन कोण थीटा पर विवर्तित होंगी और उससे मिलेगा हमें ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम। तो होता क्या है, जैसे आप देखो ग्रेटिंग पर हो सकता है कि आप श्वेत प्रकाश आपतित करवाएंगे, घटना तो तभी हो सकती है जब श्वेत प्रकाश आपतित करवाएं। इसके अलावा यदि आपने लेजर प्रकाश आपतित करवाया है, लेजर प्रकाश हमेशा एक वर्णी होता है, या तो वो रेड कलर का होगा या कोई भी एक कलर का हो सकता है लेजर प्रकाश। तो यदि आपने लेजर प्रकाश आपतित करवाया है तो हमें सारे उच्चिष्ट जो है एक ही कलर के मिलेंगे। यहाँ पर रेड कलर ही मिलेगा, यहाँ पर भी रेड कलर मिलेगा। बस इतना होगा कि ये वाला जो है ज्यादा दीप्त दिखाई देगा, ये थोड़े धुंधले होंगे, ऐसे समझ सकते हैं। ये वाला ज्यादा दीप्त होगा और ये दोनों कम होंगे। अब यदि श्वेत प्रकाश यदि आपतित करवाया है तो वो क्या होगा, 7 कलर में विभाजित होगा और अलग अलग कलर के लिए अलग अलग तरंगदैर्ध्य होगी। अलग अलग तरंगदैर्ध्य होने पर वो सभी कलर जो है अलग अलग थीटा एंगल पर विवर्तित होंगे और हमें वहां से मिलेगा ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लो आप इसको, इक्वेशन नंबर 2 और ये 3rd। इसको मैं जो मैंने अभी बोला है ना वो चीज़ अभी लिखवाऊंगी, यहाँ तक नोट कर लो आप। n इक्वल्स टू 0 केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति को बताता है, यहाँ तक नोट कर लिया पूरा। लिखा आपने, ये n इक्वल्स टू 0 केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति को बताता है। n इक्वल्स टू 0 के लिए, n इक्वल्स टू 0 के लिए लैम्डा के सभी मानों के लिए, हाँ क्या नहीं लिखना, इक्वल्स टू 0 लैम्डा के सभी मानों के लिए, n इक्वल्स टू 0 के लिए लैम्डा के सभी मानों के लिए थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0 होता है। अर्थात केंद्रीय उच्चिष्ट ही,
अर्थात केंद्रीय उच्चिष्ट आपतित प्रकाश का विवर्तन प्रतिरूप होगा। केंद्रीय उच्चिष्ट आपतित प्रकाश का विवर्तन प्रतिरूप होगा। n के अन्य मानों के लिए, स्मॉल n के अन्य मानों के लिए भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य की तरंगें भिन्न भिन्न विवर्तन कोण थीटा पर मुख्य उच्चिष्ट बनाती हैं। इस प्रकार ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम की विशेषताएं। स्पेक्ट्रम की विशेषताएं। फर्स्ट है इसमें स्पेक्ट्रम में अधिकतम क्रम संख्या। तो इसकी देखो चार विशेषताएं, वैसे तीन इंपॉर्टेंट है इसमें। स्पेक्ट्रम में अधिकतम क्रम संख्या, मुख्य उच्चिष्ट की चौड़ाई और ग्रेटिंग द्वारा परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, ग्रेटिंग द्वारा वर्ण विक्षेपण, वो पढ़ेंगे। मुख्य उच्चिष्ट की चौड़ाई और स्पेक्ट्रम में अधिकतम क्रम संख्या। तो जैसे इन तीनों में से तीनों तो नहीं पूछे जाते। जैसे आपसे पूछेगा ग्रेटिंग क्या है, समतल पारगमन ग्रेटिंग की परिभाषा और उसका ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम, और साथ में इन तीनों विशेषताओं में से कोई एक पूछ लेता है। ठीक है, जैसे ऐसे पूछ लिया कि स्पेक्ट्रम में अधिकतम क्रम संख्या या फिर मुख्य उच्चिष्ट की चौड़ाई या फिर ग्रेटिंग की वर्ण विक्षेपण का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो कोई भी एक विशेषता आपसे पूछ ली जाती है। आप तो कौन सी आएगी ये तो नहीं पता, लेकिन तीनों पढ़नी है ना आपको। तो फर्स्ट लिख लो इसमें स्पेक्ट्रम में अधिकतम क्रम संख्या। समतल पारगमन ग्रेटिंग में समतल पारगमन ग्रेटिंग में समतल पारगमन ग्रेटिंग के विवर्तन प्रतिरूप में मुख्य उच्चिष्टों की स्थिति के लिए E प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, प्लस माइनस एन लैम्डा। ठीक है, तो जो ग्रेटिंग है उससे एन स्लिट से विवर्तन होता है, और विवर्तन में सिर्फ हमें क्या दिखते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट और मुख्य उच्चिष्ट। ठीक है, उसके अलावा हमें निम्निष्ठ या द्वितीयक उच्चिष्ट दिखाई नहीं देते। तो ग्रेटिंग में सिर्फ आपको एक ये इक्वेशन याद रखनी है, E प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लैम्डा, क्योंकि ये किसकी स्थिति को बताती है, मुख्य उच्चिष्टों की स्थिति को। n इक्वल्स टू 0 पर केंद्रीय उच्चिष्ट, n इक्वल्स टू 1 पर प्रथम कोटि के उच्चिष्ट, फिर द्वितीय कोटि के उच्चिष्ट, केवल हमें क्या मिलेंगे, उच्चिष्ट मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं हम, इस इक्वेशन को बोलते हैं ग्रेटिंग समीकरण। उपरोक्त समीकरण ग्रेटिंग समीकरण कहलाती है। ग्रेटिंग
संख्या, इसका मतलब क्या है? अधिकतम क्रम संख्या का मतलब क्या है? अधिकतम क्रम संख्या का मतलब है, क्रम क्या है यहाँ पर? ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑर्डर किसको बताता है? n से ही तो पता लगती है। यदि n इक्वल टू प्लस माइनस 1 है यानी कि प्रथम कोटि के उच्चिष्ट, ठीक है, n इक्वल टू 2 है तो द्वितीय कोटि के उच्चिष्ट। तो हमें निकालना अधिकतम क्रम संख्या यानी कि n का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, n का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्पेक्ट्रम में कितने हमें उच्चिष्ट मिलेंगे, ऐसा बोल सकते हैं ना, n का मैक्सिमम वैल्यू यानी कि स्पेक्ट्रम में हमें कितने उच्चिष्ट मिलेंगे, यानी कि केंद्रीय उच्चिष्ट तो मिलेगा ही, उसके दोनों तरफ हमें कितने उच्चिष्ट मिलेंगे, यानी कि तीव्रता जो है आपको दिख रहा है यहाँ पर, किसकी तीव्रता सबसे ज्यादा है, इसके बाद ये प्रथम कोटि के उच्चिष्ट होंगे, उसके बाद यहाँ पर होंगे द्वितीय कोटि के मुख्य उच्चिष्ट। तो इनकी तीव्रता लगातार क्या है, कम होती जा रही है। तो ये जो है कि कितने हमें उच्चिष्ट मिलेंगे, ये किस चीज पर डिपेंड करता है? आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर डिपेंड करता है। वो कैसे करता है? जैसे देखो हमें निकालना है यहाँ पर n, तो इस समीकरण 1 से n का वैल्यू निकालें आप, तो n इक्वल टू कितना आएगा, e प्लस बी साइन थीटा अपॉन कितना आएगा, लैम्डा आएगा, ठीक है। और हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है अधिकतम क्रम संख्या। तो अधिकतम निकालने के लिए इसका वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, अधिकतम, और साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, थीटा इक्वल्स टू 90 पर, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 90 पर साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। तो यहाँ से n मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, e प्लस बी अपॉन लैम्डा, और e प्लस बी क्या है यहाँ पर, ग्रेटिंग अवयव या ग्रेटिंग अंतराल। तो जो आपका यहाँ पर विवर्तन होता है, विवर्तन के लिए कंडीशन ये थी कि ग्रेटिंग अंतराल जो है आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। विवर्तन की घटना के लिए ग्रेटिंग अंतराल आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। ये बात तो स्टार्टिंग में विवर्तन की परिभाषा लिखाई थी तभी बताया था आपको। तो यहाँ पर देखो n मैक्सिमम किसके इक्वल आ रहा है, e प्लस बी बाई लैम्डा के। यदि आपका जो e प्लस बी है आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का ही है, और मान लीजिए वो जो है 3 लैम्डा से कम है, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है लैम्डा, वो नैनोमीटर में हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, एंगस्ट्रॉम में हो सकती है, और ये जो है ग्रेटिंग अवयव वो 3 लैम्डा है। 3 लैम्डा ये भी नैनोमीटर में होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब 1 इंच में 10,000 से 15,000 लाइनें बना रहे हैं, तो आप सोचिए 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54, तो हो जाएगा 2.54 बटे, जैसे आप यहाँ पर 15,000 लेते हैं, ठीक है, तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा 7.1 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। देखो 2.54 मतलब कि 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमने कितनी लाइन ड्रॉ की है, 15,000, एक उसमें 15,000 लाइन ड्रॉ की है, 1 इंच में नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है, 15,000, और इंच में 2.54 सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, ग्रेटिंग अवयव भी तो हो गया, 1/n का मतलब क्या हो गया कि 2 लाइनों के बीच का अंतराल ही तो आ गया, और वो कितना आ रहा है, नैनोमीटर में, नैनोमीटर 10⁻⁻6 में ही आ रहा है, और इसी तरंगदैर्ध्य की कोटि का प्रकाश आपतित हुआ है, उसकी तरंगदैर्ध्य भी इतनी ही है। अब मान लीजिए e प्लस बी जो है वो 3 लैम्डा से कम है, एग्जाम्पल के लिए हमने मान लिया कि 3 लैम्डा से कम है, जहाँ पर लैम्डा जो है आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है। तो यहाँ पर देखो 3 लैम्डा से कम होगा तो समीकरण नंबर 2 से, तो e प्लस बी अपॉन लैम्डा, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा, ये आएगा e प्लस बी 3 लैम्डा से कम है यदि, तो e प्लस बी इक्वल्स टू लेस देन हो जाएगा 3 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, यानी कि लेस देन 3 आ रहा है, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, n मैक्सिमम की वैल्यू, n मैक्सिमम जो है वो किससे कम है, 3
नहीं देगा, उनकी तीव्रता इतनी कम होगी कि वो दिखाई नहीं देंगे। क्या हुआ? घर पे जाकर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना भी आसान नहीं है। रिपीट करूं क्या इसको? एक बार तुम लिखो, फिर उसके बाद एक बार और रिपीट करती हूँ। इसका मतलब n इक्वस टू 3 से कम 1 की n इक्वस टू 2, इसका मतलब हमें केंद्रीय उच्चिष्ट मिलेगा, उसके बाद प्रथम कोटि के उच्चिष्ट मिलेंगे और द्वितीय कोटि के उच्चिष्ट मिलेंगे, उसके बाद के उच्चिष्ट हमें अदृश्य दिखाई देंगे। अब यदि E प्लस बी इक्वस टू 2 लैम्डा लेते हैं आप, दूसरा एग्जाम्पल 2 लैम्डा लिया आपने, तो 2 लैम्डा लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? लेस देन 2 आएगा। लेस देन 2 का मतलब क्या हो गया कि n इक्वस टू 1, यानी कि एक केंद्रीय उच्चिष्ट मिलेगा, उसके बाद n इक्वस टू 1 के 2 मुख्य उच्चिष्ट और मिलेंगे, इसके बाद की मुख्य उच्चिष्ट हमें अदृश्य दिखाई देंगे। तो सीधा सा मतलब ये हो गया कि जो ग्रेटिंग में जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसमें सिर्फ मुख्य उच्चिष्ट मिलते हैं और केंद्रीय उच्चिष्ट मिलता है। साथ में ये मुख्य उच्चिष्टों की संख्या भी इस बात पर निर्भर करती है कि ग्रेटिंग अंतराल कितना है। ग्रेटिंग अंतराल कितना है उस बात पर डिपेंड करता है कि ये उच्चिष्ट भी दिखाई देंगे आपको।